हे गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि माइल्ड स्टेल कर्व का क्या बिहेवियर एंड डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट लोड पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, etc। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे द डिजाइन मेथोडोलॉजीज। ठीक है, जो डिफरेंट डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, फॉर स्टील स्ट्रक्चर, वो हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है, और तीसरा लिमिट स्टेट मेथड। क्या है ये? LSM। ठीक है, तो ये 3 टाइप का मेरा डिजाइन मेथोडोलॉजी है। ठीक है, अब हम आज देखेंगे कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है और लिमिट स्टेट क्या है। ठीक है, अब लिमिट स्टेट जब देखेंगे तो इसके अंदर 2 केस होते हैं। एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसेबिलिटी। ठीक है, लिमिट स्टेट के अंदर 2 केस, एक लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। सो हम लोग देखते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज किया होता था, लेकिन 2007 के बाद ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब्सोल्यूट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्किंग स्ट्रेस अब्सोल्यूट क्यों हुआ। हमने माइल्ड स्टेल का ग्राफ देखा, कुछ ऐसा बना था। ठीक है, ये मेरा था FY। ठीक है, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था बस इसी रीजन के लिए डिज़ाइन किया जाता था, जहाँ से मेरे को यील्ड स्ट्रेस मिल जाए। जैसे यील्ड स्ट्रेस मिल गया तो हम क्या करते थे कि इस यील्ड स्ट्रेस में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो मेरा परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाता था? ठीक है, इसको हमेशा कोशिश करते थे कि ये यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे। अब हमने देखा था कि इस यील्ड स्ट्रेस के बाद भी कुछ मेरा प्लास्टिक जोन होता है जहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेरा मेंबर मेरा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते थे। इसके नतीजतन क्या हुआ कि मेरा जो सेक्शन होता था वो थिकर हो जाता था, वो अनइकोनॉमिक होता था। ठीक है, ये मेरा एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और क्या था इसका ड्रॉबैक कि हम इसमें जो सर्विस लोड लेते थे, जो सर्विस लोड कैरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई लोड फैक्टर एज्यूम नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इसका डिफॉर्मेशन था, डिसएडवांटेज था, जिसके कारण हम लोग इसको छोड़े। और क्या था कि हम इसमें वैसा एजम्पशन भी नहीं था, जैसे लोड फैक्टर हम सर्विस लोड को हम लोग डाल दिए, लगा दिए। उसके बाद इसमें कुछ वैसा मेरा एजम्पशन भी नहीं था कि अगर इन एनी केस सर्विस लोड से ज़्यादा लोड एक्ट करे तब मेरा स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसका डिसएडवांटेज था, जिसके कारण ये अब अब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली WSM यही है। अब देखते अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, ये अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है,
दोनों एक ही है। तो इसमें जैसे WSM में मेरे पास कोई लोड फैक्टर नहीं था। यहाँ पर हम क्या किए कि लोड फैक्टर एज्यूम किए। ठीक है, इस मेथड में लोड फैक्टर कंसिडर किया गया। ठीक है, इसका जो ग्राफ हम लोग यूज कहाँ तक यूज किए, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हम क्या लिए, FU, ये पॉइंट FU अल्टीमेट लोड पॉइंट कंसिडर की। ठीक है, अब इस अल्टीमेट लोड पॉइंट, इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाए। क्या इक्वेशन, वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर should not be greater than अल्टीमेट लोड। ठीक है, तो इस केस से क्या हुआ कि मेरा सेक्शन जो है वो तो थिनर हो गया, वो इकोनॉमिक भी हो गया, लेकिन ये इसका अगर सर्विसिबिलिटी की बात किया जाए, इसका अगर सर्विसिबिलिटी का बात करते हैं तो इसमें ये फेल हो गया। ठीक है, इससे क्या हो जाता था, मेरा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन मेरे को मिलने लगा। ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन मिलने लगा तो जो यूज़र है उनके लिए डिस्कम्फर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको भी फिर अब्सोल्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ इसमें क्या था कि इसमें कौन सा पॉइंट हम लोग कंसिडर किए थे, ये पॉइंट जो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट लोड पॉइंट को हम लोग कंसिडर किए। अब क्या है कि WSM भी फेल, USM भी फेल, तो अब मेरे पास उसके बाद एक नया अप्रोच आया, LSM, लिमिट स्टेट मेथड। अब इस लिमिट स्टेट मेथड में क्या किया गया, ये एक ऐसा डिजाइन अप्रोच था कि जिसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर किए। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ को भी कंसिडर किए फॉर द इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इस स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ स्पैन के लिए हम लोग इसको कंसिडर कर लिए। तो इसमें कुछ कंसिडरेशन था, जो बेसिक कंसिडरेशन है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो क्या था मेरा लिमिट स्टेट मेथड था, इसमें क्या था, दो चीज़ हमने कंसिडर किया था। एक क्या था, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, लिमिट और स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, इसके अब इसमें हम लोग जो भी अप्रोच लिए वो मेरा क्या था, तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या था, फटीग। ठीक है, और क्या था, प्लास्टिक कोलैप्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ को हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी किसके किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्वे। ठीक है, ये दोनों चीज़ को हमने कंसिडर किया। तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या फैक्टर हमने देखा, तो स्टेबिलिटी, फटीग एंड प्लास्टिक कोलैप्स। ठीक है, अब जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है ये कुछ कुछ चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल और इन पार्ट, ये क्या क्या है,
तो लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर एज अ होल और पार्ट, मतलब जो भी मेरा स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम है वो उसके लॉस को हम लोग देखेंगे, चाहे वो होल हो या फिर वो पार्ट हो। मतलब स्टेबिलिटी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम अटेंड होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी मतलब ये ओवरटर्न भी ना करे और स्वे भी ना करे। और फेलर ड्यू टू फटीग, फटीग के कारण कोई क्रैक डेवलप ना हो, कोई रप्चर डेवलप ना हो, ठीक है। ब्रिटल फेलियर एट इंस्टेंट, ये फेल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक रीजन है वो एक्सीड ना हो। तो ये सब हमने कंसिडर किया लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ पे, ठीक है। अब इसी तरह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसके अंदर भी हमने कोई कुछ कुछ चीज़ को कंसिडर किया है जिससे ये स्टेबल कंडीशन पे बना रहे, ठीक है, जिससे ये सर्विस प्रोवाइड करें। तो क्या क्या है, डिफ्लेक्शन लिमिट, वाइब्रेशन लिमिट, ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर वेरियस स्ट्रक्चर मेंबर, हमने डिफ्लेक्शन लिमिट इसके लिए सेट किया गया, इस मेथड में डिफ्लेक्शन लिमिट सेट किया गया है। इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन कितना होगा इसका लिमिट सेट किया गया, ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन देखा गया एंड फायर रेसिस्टेंस देखा गया। ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इस इतने टर्म को सर्विसिबिलिटी में हम लोग चेक किए, ठीक है, ताकि जो मेरा लिमिट स्टेट मेथड है ये मेरा एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन दे, ठीक है। इसी तरह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी है, वो भी कुछ किस किस चीज़ पर डिपेंड है, एसोसिएटेड किस चीज़ से है, ये हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एसोसिएटेड है द डिस्कम्फर्ट फेस्ड बाय द यूजर वाइल द यूजिंग स्ट्रक्चर, जो यूज़र को डिस्कम्फर्ट फेस होता है उसके लिए, उससे ये एसोसिएटेड है। तो क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हम लोग देखें डिफ्लेक्शन लिमिट, एक्सेस वाइब्रेशन एंड रिपेरेबल डैमेज और क्रैक जनरेटेड ड्यू टू फटीग, फटीग के कारण जो भी मेरा क्रैक और डैमेज जनरेट होता है जो कि रिपेयर करने लायक है, ये सर्विसिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड कोरोजन ऑफ एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर है जो कि एसोसिएटेड है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब जो भी मेरे स्ट्रक्चर है इसमें वेरियस टाइप ऑफ लोड लगेंगे। तो क्या क्या लोड होता है, तो पहला टाइप ऑफ लोड है डेड लोड। तो डेड लोड हम लोग शुरू में सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग इसको डिज़ाइन ना कर ले हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद अगर मेरा एजम्पशन रॉन्ग हुआ तो फिर से उस सेक्शन को रिडिजाइन किया जाता है, ठीक है। इट इज एज्यूम्ड, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ बिफोर द इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा होता है लाइव लोड, ठीक है। लाइव लोड क्या होता है कि दोज विच में चेंज इन पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड, जो भी अपना पोजीशन और मैग्नीट्यूड चेंज कर सके वो मेरा क्या है, लाइव लोड है, ठीक है। तो IS 8751987 में वेरियस टाइप ऑफ लाइव लोड ऑन रूफ एंड फ्लोर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक डेड लोड कंसिडर करेंगे, एक लाइव लोड कंसिडर करेंगे, तीसरा कंसिडर करेंगे हम लोग विंड फोर्स। अब स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, कितनों भी हाइट का हो, ठीक है, अगर इरेक्ट हुआ है तो उस पर विंड लोड लगेगा, ठीक है। तो वो विंड लोड है इस कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर,
डेंसिटी ऑफ एयर, shape and height of structure, ठीक है, topography of surrounding ground सरफेस, मतलब आमने सामने मैदानी इलाका है, झील पर्वत पठार, क्या है, इस चीज पे विंड फोर्सेस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो विंड फोर्स, विंड लोड निकालने के लिए, ठीक है, मेरे को पहले निकालना होगा डिजाइन विंड स्पीड। तो डिजाइन विंड स्पीड को हम क्या चीज करते हैं, वी जेड, और ये न्यूमेरिकली होता है वी बी डॉट के वन डॉट के टू डॉट के थ्री। यहाँ वी जेड क्या है, वी जेड मेरा डिजाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट जेड, ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड। इसमें होता है ये मीटर पर सेकेंड में। के वन प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोफिशिएंट। इसी तरह K2 K3 भी अदर फैक्टर्स हैं जो ये डिपेंड करते हैं, टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। K3 है मेरा टोपोग्राफी फैक्टर, ठीक है। VB है मेरा मैक्सिमम विंड स्पीड, ठीक है। तो इससे मेरे को मिलेगा डिजाइन विंड स्पीड, ठीक है। अब डिजाइन विंड स्पीड निकालने के बाद मेरे को क्या करना होगा, डिजाइन विंड प्रेशर निकालना होगा। ये होता है पी जेड, ठीक है। क्या होता है ये पी जेड, और पी जेड होता है 0.6 वी जेड होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पी जेड क्या है, डिजाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हाइट जेड, जेड हाइट पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना प्रेशर निकल रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब आफ्टर गेटिंग डिजाइन विंड स्पीड, अब हमको क्या निकलना है, डिजाइन विंड फोर्स। क्या निकलना है, डिजाइन विंड फोर्स। तो F इज इक्वल टू होगा सी एफ डॉट डॉट पी जेड। F क्या है मेरा, टोटल विंड फोर्स, ठीक है। सी एफ क्या है, फोर्स कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चर। ए क्या है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया मतलब जिस फेस पे विंड लग रहा है, ठीक है। और पीजेड क्या है, डिजाइन विंड प्रेशर। सो क्या था, विंड फोर्स निकालने के लिए मेरा ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो विंड फोर्स क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, इसके फेस में जो भी विंड का प्रेशर लगेगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा डिजाइन विंड फोर्स। तो आफ्टर डिजाइन विंड फोर्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ वन इज
सिस्मिक सिस्मिक फोर्स। ठीक है, सिस्मिक फोर्स क्या है? जब भी अर्थक्वेक का कंडीशन होता है, ठीक है, तो ग्राउंड में मोशन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, मतलब वाइब्रेटरी फैशन होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि तीन टाइप का इस ग्राउंड में फोर्स लगता है। एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन में। तो ये तीनों फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये तीन टाइप का फोर्स होता है जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे। और फिर क्या देखेंगे कि जो भी मेरा प्लेस है वो किस सिस्मिक जोन हम लोग चेक करेंगे। तो यू गाइज हैव टू राइट हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स देयर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया को कितने सिस्मिक जोन में बांटा गया है कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, आफ्टर सिस्मिक जोन हम लोग अब आगे के देखेंगे। फिफ्थ वन इज स्नो लोड। ठीक है, स्नो लोड क्या है कि जो भी बर्फ़ वाला इलाका है वहाँ पर बर्फ़ के कारण, बर्फ़ जो छत पे गिरता है उसके कारण कुछ लोड होता है जिसको हम लोग स्नो लोड बोलते हैं। ये प्राइमरली डिपेंड करता है तो लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, ठीक है, शेप ऑफ रूफ एंड मटेरियल यूज्ड इन रूफ। ठीक है, इसको जनरली हम लोग लेते हैं 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm डेप्थ। 1 mm डेप्थ के लिए 1 mm डेप्थ और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.5 न्यूटन हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, आफ्टर सिस्मिक जोन हम लोग देखेंगे अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो अर्थ प्रेशर कब लगेगा? ठीक है, जब भी कोई स्ट्रक्चर मेरा बिलो ग्राउंड सरफेस रहेगा। ठीक है, जैसे कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया या फिर कोई अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, बेसमेंट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब केस में मेरा अर्थ प्रेशर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वो इन जनरल क्या होता है? गामा जेड इंटू गामा। जेड क्या है? डेप्थ ऑफ ग्राउंड, डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चर ये जेड, और गामा क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। हम लोग इस केस में अर्थ प्रेशर देखेंगे, एक्टिव केस है, पैसिव केस है, क्या है, ये सब हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये गामा जेड क्या हो जाएगा? प्राइमरली के नॉट गामा जेड। अब के नॉट का अलग अलग वैल्यू है फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अर्थ प्रेशर के बाद एक अलग दूसरा लोड होता है जिसको बोलेंगे हम लोग वाटर करेंट लोड। ठीक है, वाटर करंट लोड क्या है कि द फोर्स exerted due to the water current on pier abutments and other structures inside वाटर। ठीक है, जो भी वाटर करंट है, जो धार लहर होता है वाटर का, वो जो भी प्रेशर लगाए पियर पे, अबैटमेंट पे और अदर स्ट्रक्चर जो वाटर के अंदर है, जैसे पुल। ठीक है, पुल का जो ब्रिज हो है उसका जो पियर है उस पर वाटर स्ट्रक्चर लग सकता है, वाटर करंट लोड लगेगा। ठीक है, डैम है, डैम पे वाटर करंट लोड लगेगा। तो ये सब को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगला है मेरा नेक्स्ट वन है इम्पैक्ट लोड। अब इम्पैक्ट लोड क्या है कि जो भी मेरा लाइव लोड होता है इसमें इम्पैक्ट लोड फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा इम्पैक्ट लोड। जैसे अचानक से कोई लोड लग गया, जैसे एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग में अचानक से कोई बहुत भारी वस्तु गिर गया,
तो वो इम्पैक्ट लोड कहलाएगा। ठीक है, तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग इम्पैक्ट लोड है, वो IS कोड में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे जब क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, जब इसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।